तो दोस्तों अभी तक हम सुना करते थे कि गुजरात में गाय का मीट पकड़ गया, और ज़्यादातर ये खबरें जो हैं मीट के बारे में हमें गुजरात से ही सुनने को मिला करती थी। लेकिन इस बार जो खबर मीट के बारे में निकल कर आई है वो अलग सूबे और अलग ज़िले से आई है। राजस्थान में पकड़ा गया और राजस्थान के ज़िला अलवर में तकरीबन 40 टन गाय का मांस पकड़ा गया। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के ज़िला अलवर में एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है अल अरबिया एक्सपोर्ट। अल अरबिया एक्सपोर्ट जो है ये ऐसा लगता है कि जैसे अरब देश ने नाम रखा हो किसी कंपनी का, क्योंकि ये नाम अरबी में लगता है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के मालिक का जब नाम आप सुनोगे तो चौंक जाओगे। ये कंपनी जो है विदेशों में गोश्त एक्सपोर्ट करती है। तकरीबन 2000 गायों का जो गोश्त था, मीट था, वो पकड़ा गया था 2 कंटेनरों में लदा हुआ, और ये मीट है लगभग 40 से 45 टन। कोई बताता है 39 टन, कोई बताता है 40 टन, कोई 46 टन। तो इस तरीके से आपको बता दें कि ये मांस इतनी बड़ी संख्या में पकड़ा गया, लगभग 2000 गायों का मांस। लेकिन अल अरबिया जो कंपनी है इसके मालिक का नाम है सुनील कपूर। आप नाम सुन के चौंक गए होंगे। इसके मालिक का नाम सुनील कपूर है, और जैसे अल अरबिया एक्सपोर्ट है ऐसे ही एक और है अल कबीर एक्सपोर्ट। अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी का जो मालिक है उसका भी नाम आप लोग जब सुनोगे तो चौंक जाओगे, क्योंकि अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक का नाम है सतीश एवं अतुल साबरवार। ये दोनों मालिक हैं अल कबीर एक्सपोर्ट कंपनी के। लिहाजा ऐसे ही एक और कंपनी है जिसका नाम है अल नूर एक्सपोर्ट, और अल नूर एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक जो हैं उनका भी नाम सुन के आप चौंक जाओगे। अल नूर एक्सपोर्ट कंपनी के मालिक हैं सुनील सदू और अजय सदू। फिलहाल चौंक गए होगे आप। लेकिन ऐसे ही एक और कंपनी है एमआर फूड। एमआर फूड के जो मालिक का नाम है वो भी आप जब सुनोगे तो चौंक जाओगे। एमआर फूड एक्सपोर्ट का जो मालिक है उसका नाम है मदन अबोट। जी हाँ, ये नाम अलग हैं और मालिकों के नाम बिल्कुल इनसे अलग हटके हैं। फिलहाल ये सब कंपनियां एक्सपोर्ट करती हैं मीट को और विदेशों में मीट भेजती हैं। अल अरबिया एक्सपोर्ट कंपनी जो है वो इन्हीं कंपनियों में से एक है जो कि राजस्थान के जिला अलवर में है। फिलहाल अल अरबिया एक्सपोर्ट कंपनी जो है ये 2000 गायों का मांस यानी कि 40 या 45 टन मांस एक्सपोर्ट कर रही थी जो पकड़ा गया है। लिहाजा अब बकरा ईद हो गई, अब कोई मतलब नहीं है, अब कोई कुछ भी करे, बस बकरा ईद पे जो है इन्हें थोड़ा कलेश करना था, मुसलमानों का त्यौहार खराब करना था। क्योंकि बकरा ईद से पहले अलग अलग निर्देश जारी कर दिए गए, दिशा निर्देश दिए गए कि आप कुर्बानी नहीं दे सकते हो और आप कुर्बानी दे भी सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगी, और आप अगर परमिशन लेते भी हो तो गाय की कुर्बानी की आपको परमिशन नहीं मिलेगी, ये कहा गया। लेकिन बाद में फिर कह दिया गया कि गाय की कुर्बानी की भी परमिशन मिलेगी, लेकिन गाय 14 साल से ज़्यादा की हो। अब मुसलमान जो हैं डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे गाय का कि ये 14 साल से ज़्यादा की है। अब इनसे एक सवाल ये पूछिए, 14 साल से कम की जो गाय है वो माता है और 14 साल से ज़्यादा की हो गई तो क्या माता नहीं रही? नहीं, गाय की कुर्बानी बिल्कुल मत दो। हमारा मजहब ये नहीं कहता है कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है तो वही काम करो। कुर्बानी देना है तो बकरे की भी कुर्बानी दी जा सकती है, कुर्बानी देना है तो भैंसे की भी कुर्बानी दी जा सकती है, कुर्बानी देना है तो ऊँट की भी कुर्बानी दी जा सकती है, और अगर कुर्बानी देना है तो दुम्बे की भी कुर्बानी दी जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि गाय की ही कुर्बानी दो। लिहाजा हमारा मजहब ये नहीं कहता है आप गाय की कुर्बानी की बिल्कुल परमिशन मत दो, चाहे वो 14 साल से कम की हो, चाहे वो 14 साल से ज़्यादा की हो। लेकिन मुसलमानों का त्यौहार खराब करने के लिए तो आप लोग टिप्पणी करने लगते हो, अलग अलग दिशा निर्देश देने लगते हो।
कि कुर्बानी नहीं दे सकते हो, और कुर्बानी दोगे तो परमिशन लेना पड़ेगी, और परमिशन भी गाय की कुर्बानी की मिलेगी नहीं, और फिर कहने लगते हो मिलेगी। लेकिन गाय 14 साल से ज़्यादा की हो। अब मुसलमान क्या डेथ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते फिर रहे हैं? गाय की उम्र इतनी है उतनी है। फिलहाल गाय को हटा दीजिए, गाय की कुर्बानी देना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अब जो 40-40 टन गाय का मांस पकड़ा जा रहा है, जरा कंपनियों के नाम देखिए और कंपनियों के मालिकों के नाम देखिए। अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। अब बकरा ईद तो गई, निकल गई, अब कोई कुछ भी करे, अब इन्हें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। जरा सोच के देखिए कि आपके घर में रात को पुलिस, आर्मी या कमांडो घुस जाएं दरवाजा तोड़ते हुए, और आपके बीवी बच्चों के सामने आपको उठाकर ले जाएं, बीवी बच्चे रोते रह जाएं, और पुलिस, आर्मी या कमांडो आपको रात में उठा ले जाएं, और सवेरा जब निकले तो सवेरे हर अखबार में आपका फोटो छपा हो, आतंकवाद का ठप्पा लगा हो आपके सिर के ऊपर, और हर न्यूज चैनल पे चल रहे हो, आतंकवाद का ठप्पा लग चुका हो आपके ऊपर, और आपको 14 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, और फिर 14 साल आप जेल काटो, और 14 साल के बाद जब आपकी सुनवाई कोर्ट में हो तो कोर्ट आपको बाइज्जत बरी कर दे, रिहा कर दे, तो आप जरा ये सोच के देखिए कि किसी बेगुनाह को पकड़ के जेल में डालना कितनी गलत बात है। कुछ ऐसा ही रहमान के साथ हुआ है। रहमान को भी 14 साल पहले पुलिस ने या आर्मी ने या कमांडो ने घर में घुस के रात के दरमियान दरवाजा तोड़ते हुए पकड़ा, बीवी बच्चे रहमान के रोते रह गए, और 14 साल के लिए जेल में डाल दिया। सवेरा निकला तो हर न्यूज चैनल पे आतंकवाद का ठप्पा उनके सिर पे लगा हुआ था, हर अखबार में उनका फोटो छपा हुआ था और आतंकवाद का ठप्पा लगा था। 14 साल उन्होंने जेल काटी, और 14 साल बाद कोर्ट ने बाइज्जत इन्हें बरी कर दिया। अब जो जो अधिकारी रहमान को गिरफ्तार करने में शामिल थे, जो जो पुलिस, कमांडो, आर्मी शामिल थे, क्या कोर्ट को ये नहीं चाहिए है कि अब 14 साल के लिए उन अधिकारियों को भी जेल में डाला जाए जिन्होंने इस बेगुनाह को जेल में डाला था? बस हमारे देश का कानून ही ऐसा है। अब उनसे पकड़ के पूछा ही नहीं जाएगा तुमने क्यों डाला था, क्योंकि ये अधिकारी रिश्वतखोरी करते हैं, और किसी दुश्मन से अगर पैसे मिल जाएं तो पकड़ते हैं, अच्छे भले शरीफ इंसान को जेल में डाल देते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैं खबरें चलाता हूं और सच्ची खबरें जब वायरल करता हूं, पहले तो इंसान बेइज्जती वाले काम करता है, जलालत के काम करता है, और जब वायरल करो और जब जलील होए तो फिर वो रिपोर्ट कराने थाने भागता है, और जनाब रिपोर्ट हो नहीं सकती है सच्ची खबर पे तो वो पुलिस को पैसे देता है, और पुलिस तो है ही रिश्वतखोर आले सुअर है। पुलिस पैसे लेती है और फिर फर्जी केस लिखती है, हफ्ता वसूली का और फिर गाली गलौज का, लड़ाई झगड़े का, ये सब लिखती है पुलिस और दे देती है अदालत को। अदालत को तो पुलिस ने कबाड़ खाने का डिब्बा समझ रखा है, जैसा भी कबाड़ा हुआ सड़ा गला लिया फेंक दिया, ले अब साफ करते रहो, देखते भालते रहो। फर्जी केस लिए पुलिस ने पैसे जेब में रखे और भेज दिया लिख के, ये ले अदालत को। अब अदालत जब बरी करती है और फर्जी सबूत भी अलग दिख जाते हैं और हकीकत के सबूत अलग दिख जाते हैं। जब अदालत बरी करती है तो जितने साल आरोपी को बेगुनाही में सजा मिली है उतने ही साल के लिए जेल भेजने वाले अधिकारियों को क्यों नहीं जेल भेज देती है अदालत। अब आपको बता दूं कि मेरे यहाँ ग्राम गौटोले में एक सलाउद्दीन अंसारी रहता है, लिहाजा ये धंधा कराया करता था। होता यह है कि ये अपनी लड़की का केस लगवा देता है और फिर पैसे मांगता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए दे दो, हम जो हैं समझौता कर लेंगे। कुछ ऐसा ही केस इसने लगवाया शमीम खां के लड़के पे, नई बस्ती के सलमान पे, लिहाजा उससे भी 5 लाख रुपए मांगे। ऐसा ही केस की धमकी देकर अरमान से 5 लाख रुपए मांगे थे। अरमान ने मुझे खुद अपने मुंह से बताया, शमीम खां के लड़के सलमान ने भी मुझे अपने मुंह से बताया। लिहाजा जब मुझे इसकी हकीकत पता लगी तो मैंने सोचा
कोई और ना शिकार बन जाए। मैंने इसकी हकीकत खोली कि इसकी बातों में मत आना सलाउद्दीन अंसारी के, ना इसके लड़कों की बातों में आना, ना कोई इसके घर जाना बुलाने से, क्योंकि ये जो है अपनी बहन बेटी का केस लगवा देते हैं और फिर 5 लाख रुपए मांगते हैं। किसी गरीब कने हो ना हो घर बेचता फिरे, इसलिए मैंने जागरूक करा। लिहाजा वो मुझ पे जो है केस लगवाने के लिए थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए पहुंच गया, लेकिन खबर सच्ची थी, उस पर FIR हो नहीं सकती थी। लेकिन इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने जब मुझसे पूछा कि तुमने ऐसे ऐसे वीडियो वायरल करी, मैंने बिल्कुल करी, इसमें झूठ क्या। तो इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने कहा ये कहानी सच है, मैंने शिवा सलमान लव स्टोरी बिल्कुल सच है, एक एक बात इसमें सच है। और इसका केस अभी भी शमीम खां के लड़के सलमान पे अदालत में चल रहा है। अदालत में इसकी मोटी सी चार्जशीट और सरकारी सबूत रखा हुआ है। लिहाजा इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने सलाउद्दीन के लड़के अशुआ और सलमनुआ को गाली गुप्तारी करी और कहा कि जब भाड़ा खा रहे थे जब नहीं शर्म लगी, जब भाड़े के पैसे ले रहे थे जब नहीं शर्म हया आई, और अब बदनामी हुई तो शर्म हया आ रही है। लिहाजा हुआ ये कि इनने गालियां दे के भगा दिया। कोई बात नहीं हुई क्योंकि मैंने सबूत 5 दिखा दिए थे इंस्पेक्टर राजेश कुमार को। अब जनाब ये मिल गया, बाद में उन्हीं से पैसे खाए, मेरे 5 सबूत मिटाए, मुझे जेल भेज दिया और इनने लिख के दे दिया अदालत को पैसे खा के कि मैंने विवेचना की कि ये कहानी फर्जी पाई गई। लेकिन हम जेल से छुट के आए तो हमने फिर 5 सबूत इकट्ठा कर लिए। सच्चाई जो होती है उसके सबूत मिलते रहते हैं, एक नहीं 10 सबूत मिलते हैं, क्योंकि सलाउद्दीन साइकिलों वाला धंधा कराता था और उसके खिलाफ हमें सबूत फिर मिल गए, क्योंकि सच्ची बात है तो पुलिस वालों ने 5 सबूत तो मिटा दिए, लेकिन 5 फिर मिल गए। वो ये 5 भी मिटा दें 10 फिर मिल जाएंगे, क्योंकि सच्ची बात के और सच्ची घटना के सबूत मिलते रहते हैं। झूठे सबूत आप 1 बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, 3 बार बना लोगे, चौथी बार नहीं बना पाओगे। और फिर झूठे सबूत ये खुद बोलने लगते हैं कि हम बनावटी सबूत हैं। लिहाजा जो सच्चे होते हैं वो तो साफ साफ खुद बोलते हैं कि हम सच्चे सबूत हैं। तो सच्चे सबूत हमारे पास आज भी हैं और कल भी मिलेंगे, सच्ची घटना के सच्चे सबूत। लेकिन इस इंस्पेक्टर राजेश कुमार सुअर की आल ने झूठा लिख के दिया अदालत को कि मैंने विवेचना की, मेरी जांच में ये कहानी फर्जी पाई गई। चल तूने तो लिख के दे दिया, लेकिन अदालत में जो मोटी सी चार्जशीट रखी है उसे तू कैसे बदलेगा? वो तो मुकदमा आज 22-23 साल से चल रहा, उस चार्जशीट को कहां ले जाएगा? फिलहाल ऐसे अधिकारियों पे अदालत को कार्रवाई करना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन अब और आगे बढ़ेंगे, चलिए अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। अमेरिका की सड़क पे एक भारतीय मूल का व्यक्ति घूम रहा था और एक कार में जो जा रहा था वो भी भारतीय ही मूल का था। लिहाजा कुछ डाउट हुआ या एक दूसरे को जानते पहचानते हो। फिलहाल जो कार वाला व्यक्ति था उसने सड़क पे घूमने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति से पूछा इंडिया से हो? उसने कहा हाँ इंडिया से हूं। तो कि मैं भी इंडिया से हूं। लिहाजा इस बीच एक अंग्रेज आया हो, अमेरिकन या फिर इंडियन ही बात कर रहे हो। लिहाजा एक दूसरे से पूछने लगे कि इंडिया और अमेरिका में अच्छी कंट्री कौन सी है, बेस्ट कंट्री कौन सी है? तो इंडियन जवाब देता है दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। तो कि ये बताओ अच्छी कौन सी है और खराब कौन सी है? तो उसने कहा दोनों ही एक जैसी हैं और दोनों ही बराबर हैं। लेकिन दोस्तों एक व्यक्ति जो सामने वाला था वो अब अमेरिकन हो चाहे इंडियन हो, उसने इंडियन को गाली देते हुए और ललकारते हुए कहा कि जब इंडिया इतना ही अच्छा है तो यहाँ मरने क्यों आए हो? यहाँ से जाइए और इंडिया में ही रहिए। बताइए, गाली बकते हुए कहा, ललकारते हुए कहा। अब हमारी इज्जत क्या रह गई, वैल्यू क्या रह गई? हम इंडियन बताइए अमेरिका से भगाए जा रहे हैं, अमेरिका से ललकारे जा रहे हैं। आज भी हमारी गवर्नमेंट जो है वो हिंदू मुस्लिम में गुम है। हमारे देश के मुसलमानों से कहती है पाकिस्तान जाने को, वो भी ऐसे मुसलमान जिन्होंने बंटवारे के वक्त मजहब को नहीं देखा, अपने देश को देखा और भारत को चुना और जनाब अपने देश में ही रहना मुनासिब समझा। हमारे देश के मुसलमानों से कहा जाता है जाइए पाकिस्तान जाइए, और जनाब इंडिया के लोगों को अमेरिका से भगाया जाता है।
फिलहाल हमारी भारत सरकार कहती है हम ऐसा कानून लाएंगे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू आके आसानी भारत में रह सकें और नागरिकता भारत की ले लें। फिलहाल देखिए, जरा मानसिकता देखिए कि उन हिंदुओं को भारत में लाने पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने बंटवारे के टाइम पर अपने भारत को नहीं चुना बल्कि पाकिस्तान को चुना, और उन मुसलमानों को यहाँ से निकालने पर विचार किया जा रहा है जिन्होंने मजहब नहीं देखा और पाकिस्तान नहीं देखा, अपना प्यारा मुल्क भारत देखा और भारत को चुना। तो जिन्होंने भारत की तरफ कतई गौर नहीं करा, पाकिस्तान को चुना, उन्हें तो वापस लाने पे विचार हो रहा है। और जिन्होंने अपने देश को छोड़ना सही नहीं समझा, ना मजहब के नाम पे ना जातिवादी के नाम पे, उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। जरा सोचिए समझिए, मानसिकता की दाव देता हूं। फिलहाल अभी और आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 कहता है कि सूत्रों के हवाले से हमें पता लगा है कि मोदी जी ने मीटिंग में अपने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कहा है। अब जरा समझिए, एक तरफ तो 10-11 दिन में पेट्रोल डीजल पे रेट जो है 4 बार बढ़ चुके हैं, 4 बार। इकोनॉमिक नष्ट हो रही है, जीडीपी खत्म हो रही है, देश में भुखमरी फैल रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। मोदी जी को इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में अपने मंत्रियों से क्या कह रहे हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए आप लोग। ये कौन कह रहा है? ये न्यूज 18 कह रहा है। और कह क्या रहा है न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से पता लगा। सूत्रों के हवाले से मतलब वो खबर होती है जो कि क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है, सूत्रों के हवाले से पता लग गया। जरा देखिए न्यूज 18 को। न्यूज 18 जो है वो जो गवर्नमेंट कहलवा रही है वो ही खबर पड़ रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब उत्तराखंड में चले। उत्तराखंड में बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नवीन रवीन, नवीन रवीन जो हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो देहरादून गए थे। कहां से गए थे? उत्तराखंड से। और जनाब 35 गाड़ियों का काफिला अपने साथ लेके गए थे। और देश में कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल कम फूको। नेताओं ने अपनी गाड़ियां जो हैं कम कर दी हैं। जहां 100 चलती थी वहां 20 चल रही हैं और जहां 20 चलती थी वहां 5 ही चल रही हैं। लेकिन अब उत्तराखंड से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है नवीन रवीन, वो जाते हैं उत्तराखंड से देहरादून और 35 गाड़ियों का काफिला अपने साथ लेके जाते हैं। बताइए जरा, 1-1 लीटर भी तेल पिएगी तो भाई साहब 35 लीटर हो गया, यानी कि 2-2 लीटर भी पिएगी तो 70 लीटर हो गया। और आप समझ ही सकते हो उत्तराखंड से देहरादून की दूरी, जरा समझिए। लिहाजा ये जो हैं एक तरफ तो कहते हैं कि गाड़ियों से कम चलो, आप लोग होमवर्क करो। इनका कहने का मतलब ये है कि होमवर्क करो, घर में से कम निकलो, पेट्रोल डीजल कम खर्चा करो, क्योंकि पेट्रोल डीजल अब मिल भी मुश्किल से पा रहा है और जनाब इस पे रेट भी बढ़ रहे हैं, महंगा होता जा रहा है। लिहाजा इनका कहने का मतलब ये है कि होमवर्क करो, ज्यादा से ज्यादा घर पर फोन से काम चलाओ, आना जाना कम करो, जहां जरूरी जाना हो वहां जाओ। फिलहाल अब और आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड से एक और खबर निकल के सामने आई है जहां पब्लिक मशाले ले लेके रोड पे निकली है और वो पब्लिक निकली है पानी की किल्लत के मारे, पानी की परेशानी के मारे रोडों पे आई है और पानी की समस्या को उसने सरकार के सामने रखा है। पानी के मारे पब्लिक परेशान है और न्यूज 18 कहता है कि सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि मोदी जी ने मीटिंग में अपने नेताओं से कहा है कि पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए। मतलब पानी ज्यादा से ज्यादा पीने को कहा है। इकोनॉमिक कहीं जाए और जीडीपी कहीं जाए, महंगाई कहीं जाए, शिक्षा कहीं जाए, स्वास्थ्य कहीं जाए, बेरोजगारी कहीं जाए, मोदी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। मोदी जी ने कह दिया है अपने मंत्रियों से कि पानी ज्यादा से ज्यादा पियो। और ये खबर कौन चला रहा? न्यूज 18। न्यूज 18 कह रहा है कि सूत्रों के हवाले से पता लगा, यानी कि सूत्रों के हवाले से जो पता लगा है वो खबर क्लियर नहीं होती, कंफर्म नहीं होती है। जैसे कोई खबर गुप्त है और वो क्लियर मालूम नहीं चल रही है तो सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि सूत्र बता रहे हैं।
ये कौन कह रहा है? ये न्यूज़ 18 कह रहा है। न्यूज़ 18 की मजबूरी है कि उससे जो गवर्नमेंट कह रही है उसे वो खबर पढ़ना पड़ रही है। ये हमारे देश की इंडिपेंडेंस कंट्री की इंडिपेंडेंस मीडिया है और इंडिपेंडेंस मीडिया कैसी कैसी खबरें चला रही है, जरा ध्यान दीजिए। फिलहाल जरा देखिए कि गौमांस कितना पकड़ा जा रहा है और जनाब बकरा ईद से पहले अलग अलग दिशा निर्देश दिए जा रहे थे कि आप कुर्बानी नहीं दे सकते हो और कुर्बानी दे सकते हो लेकिन उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगी। परमिशन भी गाय की कुर्बानी की नहीं मिलेगी और फिर कहते हैं गाय की कुर्बानी की भी मिलेगी परमिशन, लेकिन गाय 14 साल से ज़्यादा की हो। अब मुसलमान जो हैं डेथ ऑफ बर्थ बनवाएंगे, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाएंगे गाय का कि ये गाय इतनी उम्र की है। उसके बाद सरकार को गाय की जन्म तिथि दिखाएंगे और फिर पूरी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि ये 14 साल से ज्यादा की है। जब सरकार जो है गाय की कुर्बानी की अनुमति देगी, परमिशन देगी। जब एक चीज मना है तो क्या जरूरत है? फिलहाल बकरा ईद तो निकल गई, आपको मुसलमानों का त्योहार खराब करना होता है कुछ ना कुछ कलेश करके, लेकिन अब बकरा ईद तो निकल गई। अब अलवर में 40-40 टन गाय का मांस पकड़ा जा रहा है, तो अब कहाँ अंधभक्त हैं और कहाँ गवर्नमेंट है? अब कोई मतलब नहीं है। बस बकरा ईद खराब करना थी, मुसलमानों का त्योहार खराब करना था, वो टिप्पणी कर ली। फिलहाल खबर में इतना ही है। आप लोग जरा सुनिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। लिहाजा अभी तक की खबर में इतना ही है। जब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुश आमदीद।